हे गाइस, सो इन द लास्ट क्लास हमने बेसिकली समझा कि कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इज मेनली कैरीड बाय हीमोग्लोबिन और क्या कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं ना। हमने ये क्लियर कर लिया। हमने देखा कर्व राइट और लेफ्ट को कब मूव करेगा एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक चीज़ याद रखना कि कभी कभी ये जो राइट मूव और लेफ्ट मूव है ना, इसी को कुछ स्पेशल नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे बॉर्स इफेक्ट, ठीक है। बॉर्स इफेक्ट इज़ नथिंग बट जब हाई पीएच होता है तो जब राइट को मूव करेगा उसी को बॉर्स इफेक्ट बोल देंगे। आपको कोई पूछने वाला नहीं है बॉर्स इफेक्ट क्या है, हेल्डेन इफेक्ट क्या है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दीज थिंग्स, ठीक है। नीट में नहीं है, बट अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। कभी कभी 1-2 राइडर क्वेश्चन हम दे सकते हैं आपके लोकल जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे एग्जामिनेशंस में हम दे सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस इन योर नीट एग्जाम। ओके, चलो कहानी को आगे ले जाते हैं एंड लेट्स बिगिन। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। अब CO2 के बारे में बात करने वाले हैं। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट थोड़ा आसान है, बट उतना भी आसान नहीं है, ठीक है। कंपैरेटिवली आसान है, उतना भी आसान नहीं है। चलो देखते हैं। सो कहानी कहाँ से शुरू होगी? वंस अगेन, कहानी होगी शुरू टिश्यूज के लेवल पे और कहानी खत्म कहाँ होगी? एल्वियोलाई के लेवल पे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट थोड़ा ज़्यादा वेरिएबल है। कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सबसे पहली बात, 70% इज ट्रांसपोर्टेड एज अ बाइकार्बोनेट, 23% is transported as carbamina hemoglobin Cb CO2Hb, whereas 7% is transported in the dissolved form, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो एक नॉन पोलर गैस है, बट क्योंकि पार्शियल पोलैरिटी है जो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 70% बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। देखो, आपके टिश्यूज जो है वो हर समय रेस्पिरेशन कर रहे हैं और CO2 आपका रिलीज कर रहे हैं, दैट इज देयर। अब CO2 के साथ क्या होता है? CO2 आपके ब्लड प्लाज्मा में जाएगा और ब्लड प्लाज्मा में जाके CO2 प्लस H2O बनाता है H2CO3। H2CO3 फर्दर ब्रेक कर सकता है H प्लस और HCO3 माइनस। अब ये कहाँ हो रहा है? ये ब्लड प्लाज्मा में हो रहा है। बट क्या ब्लड प्लाज्मा इज द चीफ साइट फॉर दिस रिएक्शन? नो, नॉट एट ऑल। देखो क्या है कि इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है एक एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्लड प्लाज्मा में है, बट ब्लड प्लाज्मा से भी ज़्यादा ये आरबीसी के अंदर होता है, ठीक। सो ब्लड प्लाज्मा से भी ज़्यादा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ होगा? इट विल बी इनसाइड द आरबीसी। तो ये सेम रिएक्शन, ठीक है, ये सेम रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला आपके आरबीसी के अंदर भी होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ CO2 ब्लड प्लाज्मा में ये रिएक्शन ना करके अंदर ये रिएक्शन करता है। सो इट रिएक्ट्स विथ H2O इन द आरबीसी, प्रोड्यूसेस H प्लस एंड HCO3 माइनस। अब देखो, ये H प्लस का तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, बट ये HCO3 माइनस जो है ये आपका, इसको मुझे एक्चुअली इधर लिखना चाहिए था, दैट इज बेटर। HCO3 माइनस जो है ये बाहर चला जाएगा और H प्लस यहाँ रह जाएगा। अब आप देखो क्या गजब का खेल खेला है इवोल्यूशन ने। अभी पिछले बार हमने पढ़ा था कि जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है जब वो इंक्रीज होता है तो हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को ऑफलोड करेगा। अब आप देख सकते हो कैसे टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड खुद H प्लस का रिलीज करा के ऑक्सीजन को ऑफलोड कराने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो बाइकार्बोनेट बाहर रिलीज हुआ ये प्लाज्मा में इजीली कैरीड हो जाएगा, प्लाज्मा कैरीज इट। अब एक बात ध्यान रखनी है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। बाइकार्बोनेट एक नेगेटिव आयन है, अगर ये नेगेटिव आयन प्लाज्मा में जा रहा है तो प्लाज्मा से कुछ अंदर आना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। दैट बैलेंसिंग आयन इज क्लोराइड। कुछ नई बात नहीं है,
हर चीज़ को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। बाइकार्बोनेट बाहर भेज रहे हो तो क्लोरीन अंदर भेजो। ठीक, अब ये जो बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में था, ये ट्रैवल होते होते कहाँ पे जाएगा? दिस बाइकार्बोनेट गोज टू एल्वियोलाई। अब वंस अगेन एल्वियोलाई में जाने के बाद वहाँ ये सेम उल्टा काम कर सकता है। इट कैन डू इट। कैन डू इट का मतलब क्या है कि आप चाहो तो बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस, और प्लस H प्लस कहाँ से आया? याद रखना, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो उस हाइड्रोजन से बाइकार्बोनेट कंबाइन करेगा, बनाएगा H2CO3 एंड H2CO3 बना लेगा H2O प्लस CO2। हालांकि वहां भी ये सेम तिग्रम लगेगा। आपका ये रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में अगर मुझे ये काम करना है तो ये बाइकार्बोनेट आपके आरबीसी के अंदर जाएगा, आरबीसी के अंदर H प्लस की मदद से सेम रिएक्शन करेगा और वो बनाएगा H2O प्लस CO2। और क्योंकि मैं अंदर का H प्लस खा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं हीमोग्लोबिन को बोल रहा हूँ कि जा हीमोग्लोबिन जा, ऑक्सीजन से जाके मिल जा, है ना। क्योंकि जब ऑक्सीजन हटा लेते हैं तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाती है। अब ठीक उल्टा होगा। देखो, CO2 तो बाहर निकल गया, बहुत अच्छी बात है, और अगर बाइकार्बोनेट अंदर आया तो किसी चीज़ को उसको बैलेंस करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। एल्वियोलाई के बेस पे के लेवल पे बाइकार्बोनेट अंदर आएगा और क्लोरीन बाहर जाएगा। आप क्लोराइड शिफ्ट भूल सकते हो, आपको शायद ही कहीं क्वेश्चन दिखे इसका, बस गुड टू नो फैक्ट है। ठीक, अब CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये चल रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कार्बामीना हीमोग्लोबिन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड के अमीनो एंड पे CO2 ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो CO2 के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन घट सकता है। ठीक, तो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन वाया दी कार्बोनेट आयंस। अब एक चीज हमें CO2 के बारे में मेंशन करनी पड़ेगी एज कार्बामीना। देखो, कार्बामीना हीमोग्लोबिन इट डज रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी, एन लंबा यानी एफिशिएंसी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी को बिल्कुल घटाता है बेटा, बट आपको ये समझना पड़ेगा दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है। क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? वैसे इनहिबिटर जो किसी न किसी एंजाइम के ओरिजिनल साइट पे जाके, ओरिजिनल साइट मतलब एक्टिव साइट पे जाके अगर उससे बाइंड कर रहे हैं और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने दे रहे हैं, दैट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मैं 2 सेकंड के लिए बस कॉफ़ी डाल लूँ। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसी को कहते हैं, ठीक है। CO2 क्योंकि हीमोग्लोबिन के एक्टिव साइट को कुछ नहीं कर रहा, ओके, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग टू दी एक्टिव साइट, तो इसीलिए कार्बामीना जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ये ऑक्सीजन वाले प्लेस पे बाइंड करता है, सो दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसीलिए हमें डर CO2 का नहीं, हमें डर कार्बन मोनोऑक्साइड का है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और अगर इतनी तकल्लुफ, इतनी तकलीफ काफ़ी नहीं थी, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच में जो एफिनिटी है, ये एफिनिटी इजीली 200 टू 300 टाइम्स है ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 200 से 300 गुना। सम बुक्स राइट 270 टाइम्स, सम बुक्स सिंपली राइट 200 टाइम्स। सो 200 से 300 गुना ऑक्सीजन से
ऑक्सीजन के मुकाबले ज़्यादा एफिनिटी रखता है। तो एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से चिपक गया तो वो हटेगा ही नहीं। तो इस वजह से स्यूडो परमानेंट इनिबिशन, कुछ बुक्स इसको गलती से परमानेंट बोल देते हैं, बट मैं इसको स्यूडो परमानेंट बोलूंगा। इसको स्यूडो परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि ये परमानेंट है, बस इतनी ज़्यादा एफिनिटी है कि ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में इसको हटा ही नहीं पाएगा। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई तो उसको हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर में रखते हैं, यानी ऐसे चेंबर में जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा हुआ हो। इससे क्या होता है, इस हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर में रखने से ऑक्सीजन किक आउट कर देता है आपके CO2 को। ठीक है, तो इसीलिए लोग जब बर्न की वजह से, कहीं आग लगने की वजह से नहीं बच पाते, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द बर्न, वो जलने की वजह से नहीं मरते, वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से मरते हैं। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से बाइंड करके, सॉरी हीमोग्लोबिन से बाइंड करके आपका कैरिंग एफिशिएंसी घटा देता है, और उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। अब एक और पंगा होता है, कहते हैं रूम में कभी चारकोल जलाकर सोना नहीं चाहिए, ये लकड़ियां जलाकर सोना नहीं चाहिए। देखो ये कितना हार्मफुल है। अगर कहीं भी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोड्यूस होना तय है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट भी कर रहा है। और होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप कहते हो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये थोड़ा सा पिंकिश पर्पल होता है। देखो आप ये बात समझो, इट इज ट्रू दैट कार्बामीना इज डार्क रेड, ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज ब्राइट रेड, बट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज थोड़ा सा पिंकिश टिंच होता है। तो कई जिनको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है उनकी चीक्स बहुत फ्लशी हो जाते हैं, फ्लशी मतलब एकदम रोजी पिंक दिखते हैं। तो ऐसा लगता है अरे रोजी पिंक दिख रहे हैं, ये तो एकदम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऐसा लोगों को कन्फ्यूजन लगता है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर ही अंदर ऑक्सीजन को कैरी नहीं होने दे रहा है। इसीलिए जब भी कहीं पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा हो, पीपल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप उस समय किन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चल सो क्विकली रिवाइज करते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 क्या है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑक्सीजन के बारे में, तो CO2 इज लार्जली 70% इज बाइकार्बोनेट, almost 23% by RBCs and 7% is dissolved in plasma. Now, आपको ये बात थोड़े दिमाग में रखनी चाहिए कि जितना आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वो सारा का सारा नहीं देता। रफली देखा जाए तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आपका ब्लड कैरी कर रहा है, बट इसमें से सिर्फ 5 ml यानी 25% ऑफ ऑक्सीजन को ऑफलोड किया जा रहा है। ठीक है, ब्लड अभी भी 15% सैचुरेटेड है। अब यहाँ ध्यान देना, व्हेन आई से परसेंटेज सैचुरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैचुरेशन। ठीक है, एंड व्हेन आई से 25%, आई से per volume of blood, not per volume of hemoglobin. हीमोग्लोबिन 98% कैरी होता है, और उसमें ऑलमोस्ट 25% कैरी होके 75% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन वापस आता है। यहाँ पे ब्लड के सैचुरेशन की बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, सो कई सारा अच्छा खासा ऑक्सीजन हमारे पास अभी भी स्टोर रहता है, बट जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। और कोई भी चीज़ अगर डिटेक्ट करती है कि अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो हम ज़्यादा RBC भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा हीमोग्लोबिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है और कहाँ हुआ क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, अभी थोड़े समय में इसके बारे में बात करने वाले। ओके, नाउ ये तो अभी तक बात हो रही थी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हमारा रेस्पिरेशन रेट क्या है, 12 to 14 टाइम्स अ मिनट। तो एक सेंटर है हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर रहा है। रिदम मतलब इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। वो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है? वो रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में है। मेडुला जो है उसमें दो तरह के ग्रुप्स हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। नाम से पता चल रहा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वेंट्रल साइड होगा, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप डॉर्सल साइड होगा। आपको नहीं पढ़ना, बट मेडुला में ग्रुप ऑफ ये न्यूरॉन्स हैं। अब ये न्यूरॉन्स दो तरीके के होंगे अंदर, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी। इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स इंस्पिरेशन कराएंगे, यानी डायफ्राम का कंट्रैक्शन, इंटरकॉस्टल्स का एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का कंट्रैक्शन। एक्सपिरेटरी न्यूरॉन बोलेंगे कि भाई हो गया, शांत हो जाओ। ठीक, अब इनके बीच में बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। अब ये दिलचस्प कनेक्शन हम कैसे समझें? कुछ ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये रूम है, ठीक है, और ये दो दरवाजे हैं। ठीक, दिस इज अ रूम एंड दीज आर द टू डोर्स। थोड़ा समझना इंटरेस्टिंग है काफी। और ये दो दरवाजे कुछ ऐसे हैं कि ये हो आप, लेट्स से आपका नाम राम है एंड ये है श्याम। आपके बीच में एक बहुत ही सिंपल नियम है, आप दोनों एक कमरे में एक साथ नहीं रहोगे। ठीक है, दैट इज अ वेरी सिंपल रूल, दैट आपके बीच में लड़ाई हो गई है तो आप एक ही कमरे में एक साथ नहीं रहोगे। ये आप कह सकते हो, आप या आपके भाई हो, आप या आपकी बहन हो, राइट। आपके बीच में लड़ाई हो गई थी किसी चीज को लेके और आपने ये रूल बता दिया कि भाई हम एक साथ नहीं रहेंगे। तो और दोनों को हवा चाहिए, ठीक है, दोनों को हवा चाहिए, लेकिन नियम ये भी है कि हम साथ नहीं रहेंगे। तो राम हवा लेने बाहर गया, ठीक है, वो हवा ले रहा है। थोड़ी देर बाद श्याम को हवा लेने बाहर जाना पड़ेगा। बट जैसे राम ने श्याम को देखा, राम बोलेगा अरे ये आ गया, मैं अंदर जाऊंगा। तो राम अंदर को चला गया। राम अंदर को चला गया तो फिर उसे बाहर जाने का मन करेगा, क्यों? क्योंकि उसे हवा चाहिए। वो फिर बाहर जाएगा। जैसे राम बाहर गया, श्याम बोलेगा अरे ये फिर आ गया, मुझे यहां से जाना पड़ेगा। फिर श्याम अंदर आ जाएगा, फिर शाम को जाना पड़ेगा और फिर राम अंदर आएगा। तो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन के बीच में कुछ ऐसा ही कनेक्शन है। जब इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स फायर होते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन एक्सपिरेटरी न्यूरॉन को भी स्विच ऑन कर देते हैं और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को टर्न ऑफ करता है। एक्सपिरेटरी न्यूरॉन जैसे इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को टर्न ऑफ किया तो ब्रीदिंग इन खत्म एंड एक्सपिरेटरी न्यूरॉन को स्टिमुलस खत्म। एक्सपिरेटरी न्यूरॉन को स्टिमुलस खत्म, यानी एक्सपिरेटरी न्यूरॉन का नेगेटिव फीडबैक खत्म। समझना इस बात को, बड़ा दिलचस्प है। सो इंस्पिरेटरी न्यूरॉन ब्रीदिंग मसल को एक्टिवेट करेगा और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा। एक्सपिरेटरी न्यूरॉन क्या कर सकता है? वो नेगेटिव फीडबैक देता है इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को कि भाई बस। तो जैसे इंस्पिरेटरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, वो एक्सपिरेटरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा। एक्सपिरेटरी न्यूरॉन एक्टिवेट होगा तो इंस्पिरेटरी को डीएक्टिवेट करेगा, बट इंस्पिरेटरी के डीएक्टिवेट होते ही एक्सपिरेटरी न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो जाएंगे और जो इनिबिशन का सिग्नल था वो चला जाएगा। तो ये आपस में ही एक इन्होंने लूप बना लिया। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं? अगर एनसीईआरटी में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप इनके बीच का कनेक्शन समझो। ये जो रूल्स हैं, हम कई बार सोचते हैं हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हमें आज तक नहीं पता एग्जैक्टली कैसे काम करता है, बट हम धीरे धीरे इन छिपे छिपे नेटवर्क्स को समझ पा रहे हैं। तो ये जो रिदम है, जाना आना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये कुछ इस तरीके से सेल्फ मेंटेन होती है। ठीक है, नाउ मेडुला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको लगातार सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल कहां से मिल रहा है? मेडुला में ही स्थित कीमोसेंसिटिव एरिया है, वहां से सिग्नल मिल रहा है।
इसको हम बोलेंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। क्यों बोला सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, ब्रेन के अंदर ही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों को नाप सकता है, H+ और CO2 को। सबसे ज़्यादा ये H+ को नापता है। वहीं इसी चीज़ को नापने के लिए पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स भी हैं। पेरिफेरल मतलब नर्व्स जो ब्रेन के बाहर से सिग्नल लेकर आ रहे हैं। और ये पेरिफेरल नर्व्स कहाँ पे हैं? दो जगह। ऑरोटिक आर्च, ऑरोटा जो हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी है जो पूरे बॉडी को सप्लाई करती है, एक तो वहाँ पे है। दूसरा, ऑरोटिक आर्च से 3 ब्रांचेस निकलते हैं, उससे एक ब्रांच निकलता है कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी ब्लड हेड को सप्लाई करता है। तो ऑरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के पास भी हमारे पास पेरिफेरल रिसेप्टर्स है जो इसको बताते रहते हैं। और वो उसको क्या बताएंगे? वो उसको CO2 बताएंगे, वो उसको H+ बताएंगे और थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन भी बताएंगे। हालांकि आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेन किसकी सुन रहा है? क्या वो ऑक्सीजन पे ध्यान दे रहा है? नहीं, वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन यानी H+ पे ध्यान देता है। देखो, ऑक्सीजन को भी मेजर किया जा रहा है, बट ऑक्सीजन से ज्यादा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है CO2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो आप ले ही रहे हो सराउंडिंग से, बट CO2 is related with acidity and acidity is related with the entire metabolism of the body. तो इट मेक्स सेंस कि आप CO2 के माध्यम से या H+ के माध्यम से ऑक्सीजन को रेगुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है। अब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या है? ये तो रिदम सेंटर था। रिदम सेंटर का काम नॉर्मल रिदम बनाना, इंफॉर्मेशन गैदर करके चीज़ों को चेंज करना। अगर हमें लगा कि CO2 लेवल बढ़ गया है या H+ लेवल बढ़ गया है तो इंस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रा CO2 को हम बाहर फेंक देंगे। अब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है? ये मेडुला की एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मॉडिफाई कर सकता है। इस न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को रेस्पिरेटरी सेंटर को इनपुट पास करना होता है, बट इसको इनपुट खुद कहाँ से मिलता है? इसको इनपुट हायर ब्रेन सेंटर से मिल सकता है या सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी से मिल सकता है। तो बॉडी और ब्रेन इसको सिग्नल दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर, भाई वैसा कर। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को घटाएगा और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा। अगर इसको सिग्नल मिला कि भाई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ रहा है, तो ये जाके रेस्पिरेटरी सेंटर को बोलेगा कि भाई इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि CO2 is very very important to फॉर द ब्रेन टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रीदिंग रेट को कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है। और CO2 की सेंसिटिविटी एक लिमिट के बाद खत्म हो जाती है। एक लिमिट के बाद CO2 जरूरत से ज्यादा लो हो गया तो आपका ब्रेन इंस्पिरेशन रेट को बढ़ा भी नहीं सकता, जानबूझ के भी नहीं। आपने, अगर आप थोड़े टीवी शोज वगैरह देखते हो तो आपने देखा होगा कभी कभी पैनिक अटैक्स आते हैं, यानी कि हमें लग रहा है कि हमें सांस नहीं आ रही और लोग सच में सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। उस समय उन्हें पेपर बैग दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि पेपर बैग में सांस लो। और आपने सोचा कि भाई ये तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है कि मुझे सांस नहीं ले लिए जा रहा और आप बोल रहे हो पेपर बैग में सांस लो। पेपर बैग में तो मेरा ही कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो हम अगर पेपर बैग में सांस लेंगे तो उससे फायदा क्या? देखो, फायदा ये हुआ है कि हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर मतलब ज्यादा, वेंटिलेशन मतलब बाहर फेंकना, हाइपर वेंटिलेशन करके हमने बहुत सारा CO2 बाहर फेंक दिया। ये कई कंडीशन में हो सकता है। शॉक की वजह से हो सकता है, आपने बहुत जल्दी बहुत ऊपर चले गए, मतलब हाइट क्लाइम कर ली, उस वजह से हो सकता है। और अगर हाइपर वेंटिलेशन से CO2 लेवल बहुत नीचे गिर गया है तो बॉडी समझ ही नहीं पा रहा क्या करे, क्योंकि वो तो CO2 को नापता था, CO2 बहुत कम हो चुका है नापने के लिए। तो उस केस में बॉडी को याद दिलाना पड़ता है कि भाई CO2 है अभी भी। तो इसलिए हम पेपर बैग में सांस लेते हैं। पेपर बैग में हमारा CO2 हमारे पास ही वापस आ रहा है, हम ब्लड का CO2 लेवल को बढ़ा रहे हैं। और ब्लड का CO2 लेवल बढ़ते ही ब्रेन की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। ब्रेन 5
5% 5 mm ऑफ Hg का भी फर्क बर्दाश्त नहीं करता CO2 का। ठीक है, इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना CO2 लेवल को बहुत इमीडिएटली कंट्रोल करें। ठीक ना, अब ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी कि yes, physiologically we can regulate our blood circulation, breathing rate, but कॉन्शियसली भी हम अपने ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं और करना चाहते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि बॉडी और ब्रेन एक दूसरे से बात करते हैं। अगर बॉडी को लग रहा है कि खतरा है तो ब्रेन को बोलेगा खतरा है, अगर ब्रेन को लगेगा खतरा है तो वो बॉडी को बोलेगा कि भाई स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये दोनों ही आपस में बात करते हैं। तो जब आप बॉडी को ये महसूस दिलाते हो कि खतरा नहीं है तो बॉडी भी शांत होकर बैठ जाती है। जब आप ब्रेन से ट्रिक खेल रहे हो कि खतरा है तो वो बॉडी को ना चाहते हुए भी शुरू कर देता है या किक स्टार्ट कर देता है। अब देखो, इसका दोनों का एक एग्जांपल देखते हैं। जब आपके टेस्ट एग्जाम के टेस्ट की मार्कशीट आती है तो आपके सामने बस एक पीस ऑफ पेपर है। जैसे ये स्क्रीन है, आप स्क्रीन को देख के तो नहीं डरते, आप एक नॉर्मल पीस ऑफ पेपर को देख के तो नहीं डरते, बट आपके ब्रेन ने समझा कि भाई अब जो मार्क्स आएगा वो मेरी फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो इसलिए आप घबरा जाते हो। एंड बॉडी घबराने के समय फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, तो इसलिए आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो आपके दिमाग ने डेंजर ना होते हुए भी डेंजर परसीव किया और फिजियोलॉजिकली रिएक्ट कर दिया। अगर ये एक दिशा में काम करता है तो दूसरी दिशा में भी काम करेगा। यानी अगर डेंजर है भी और अगर आप अपनी ब्रीदिंग को काम करते हो तो वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देता है कि भाई सब सही है, टेंशन मत लो। इसीलिए कहते हैं ना कि जब जब घबरा रहे हैं तो लंबी सांस लो, भारी नहीं, तेजी से नहीं, लंबी सांस, डीप सांस लो। इससे क्या है, हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे हैं और ब्रेन को बोल रहे हैं भाई सब चंगा सी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सो ब्रेन कैन इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी कैन इन्फ्लुएंस द ब्रेन। ब्रेन को लगा खतरा है तो फिजियोलॉजी को प्रिपेयर कर देगा। अगर ब्रेन को आप ट्रिक दे रहे हो कि भाई कोई खतरा नहीं है तो वो ब्रेन को को काम करने की कोशिश करेगा। सो इमोशनल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, एंगर, एंग्जाइटी, ये भी आपके रेट ऑफ वेंटिलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अब लास्ट छोटा सा टॉपिक, क्योंकि छोटा है इसीलिए मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला होता है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? जो जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड अपर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं तब हो गया अस्थमा। अब क्यों हुआ? डस्ट, सूट, पैथोजन, कोई भी चीज़ अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट कर रही है तो ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे, ब्रोंक्यूल्स और ट्रेकिया कंस्ट्रिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई कुछ गलत अंदर जा रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। रोकने का आसान तरीका क्या है? कंस्ट्रिक्ट कर दो। तो जब ऐसा कंस्ट्रिक्शन होगा तो एक डिफिकल्टी आ जाती है ब्रीदिंग में, क्योंकि आपने नली को ही छोटा कर दिया। दैट इज अस्थमा। अब एम्फाइसीमा क्या है? अगर कई बार आप डैमेजिंग स्टिमुलाई से एक्सपोज हो रहे हैं जैसे कि स्मोकिंग, तो धीरे धीरे जो लंग्स के एल्वियोलाई होते हैं वो डैमेज हो रहे हैं। अब डैमेज को रिपेयर करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि नए सेल्स बनाओ। अब कई बार फाइब्रोब्लास्ट सेल जो रिपेयर में माहिर होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू बना देते हैं लंग्स में rather देन मेकिंग इलास्टिक टिश्यू। तो इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स इज गॉन, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, कई बार एल्वियोलाई इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो जाता है। सो बैड हैबिट जैसे कि स्मोकिंग, इससे एल्वियोलाई का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और जब ऐसा होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली एम्फाइसीमा इज नॉट रिवर्सिबल, इसीलिए कहा जाता है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी कर लो एम्फाइसीमा रिवर्सिबल नहीं है। एक बार इलास्टिसिटी गई, एक बार सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, आप नया सरफेस एरिया नहीं बिल्ड कर सकते। तो इसीलिए इट्स बेस्ट टू अवॉइड स्मोकिंग
एंड अवॉइड पैसिव स्मोकिंग एज वेल। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है आप खुद स्मोक नहीं कर रहे हो बट आपके फ्रेंड या आपके विसिनिटी में, आपके आसपास में कोई है जो स्मोक कर रहा है, ये भी उतना ही डैमेजिंग होता है। इसीलिए स्मोक करना इज नॉट मच गुड। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, देखो ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जब आपके ऑक्यूपेशन, किसी के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई हार्मफुल चीज़ उनके रेस्पिरेटरी टिश्यू को डैमेज कर रही है, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यहाँ हो वही रहा है बेटा, आपके बॉडी के एल्वियोलाई के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, उसको रिपेयर करने के लिए हम फाइब्रस टिश्यू बना रहे हैं जिससे एक्सचेंज कैपेसिटी घट रही है। ठीक है, सो एग्जाम्पल इज एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टोन इंडस्ट्री, दे कैन एक्सपोज रेस्पिरेटरी टिश्यू विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस। और इससे होगा क्या, फाइब्रस टिश्यू इंक्रीज होगा और एक्सचेंज कैपेसिटी घट जाएगी। यही एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, डैमेजिंग देयर एक्सचेंज कैपेसिटी यहाँ लिखा है, एम्फाइसीमा में रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस यहाँ लिखा है। तो आपको दोनों ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो चांसेस ऑफ प्रिवेंटिंग डैमेज विल बी लेस। ठीक, नाउ अब आपको एक चीज सोचना है। मान लेते हैं कोई है जो हिमालय के पास रहते हैं, हिमालय के पास मतलब ऊंचाई पे रहते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि वहां पे ऑक्सीजन कम है। ठीक, अब ऑक्सीजन कम है तो मेरे पास दो ही उपाय है, ब्रीदिंग, तीन उपाय एक्चुअली। मैं ब्रीदिंग रेट को बढ़ा सकता हूँ, हीमोग्लोबिन इनसाइड ईच आरबीसी को बढ़ा सकता हूँ, आरबीसी को बढ़ा सकता हूँ। क्या और भी कोई उपाय है? सोचिए। और अगर उपाय है तो मुझे करना क्या चाहिए? क्या मैं हीमोग्लोबिन बढ़ाऊं, क्या मैं आरबीसी बढ़ाऊं, क्या और कुछ करूं, या ब्रीदिंग रेट बढ़ाऊं? कैसे मुझे उस पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी? सोचो और कमेंट में बताओ। ठीक, सो विल मीट इन द न्यू क्लास विद द न्यू चैप्टर विच इज सर्कुलेटरी सिस्टम। आई थिंक इसके बाद है, तो उससे शुरू करेंगे और उसमें उसके एंड तक आते आते या बीच के आते आते हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, टेक केयर, बाय। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लीव देम इन द कमेंट्स एंड इंश्योर कि यू आर वाचिंग ऑल द वीडियोस। अगर आप देखो डिस्कनेक्ट होके देखोगे फायदा नहीं है, सो वॉच ऑल द वीडियोस, भगा भगा के देखिए सही, बट देख लीजिए and share it with your friends, of course, because it helps. And if you need any help, let me know. Take care, bye bye.